नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 82 को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न इतिहास से है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों ने 33 सोने के मन को, 2 पत्थर के मोतियों, 4 तांबे की चूड़ियों और 1 शंख के साथ एक कंकाल के दफन होने के प्रमाण पाए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है, पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा इनाम गांव, तीसरा है कश्मीर या चौथा है धौलावीरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों ब्रह्मगिरी जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी यह कर्नाटक राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ब्रह्मगिरी से पुरातत्वविदों ने 33 सोने के मोतियों, 2 पत्थर के मोतियों, 4 तांबे की चूड़ियों समेत एक शंख के साथ कंकाल के दफन होने के प्रमाण यहां से मिले हैं। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के नगरों को उनके पुरातात्विक स्रोतों से सुमेलित कीजिए। तो आइए दोस्तों सुमेल करते हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा। तो दोस्तों हड़प्पा से अन्न भंडार प्राप्त हुआ है, तो ए का 4 हो जाएगा, अन्न भंडार हड़प्पा। और बी है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है, तो दोस्तों बी का 1 हो जाएगा। सी लोथल है। तो दोस्तों लोथल यह पोर्ट सिटी है, यानी कि पोर्ट सिटी को हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं। तो जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों वो है लोथल। और डी है रंगपुर। तो दोस्तों रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 सही हो जाएगा। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों कुल 4 कथन दिया गया, हमको बताना है कि कौन सा एक गलत है। आइए देखते हैं। पहला कथन है कि इस सभ्यता में कृषि के लिए हल का आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों पहला कथन बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता में कृषि के लिए हल का आविष्कार किया गया था। और दूसरा कथन है, राखीगढ़ी परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता के काल में एक बंदरगाह शहर था। तो दोस्तों दूसरा कथन कह रहा है कि राखीगढ़ी उस समय एक बंदरगाह शहर था, तो ये गलत हो जाएगा। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि बंदरगाह दोस्तों लोथल है। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल है, राखीगढ़ी नहीं है। तो जो दूसरा कथन दिया गया है ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों राखीगढ़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आइए देखते हैं। राखीगढ़ी परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्तमान में यह कहाँ है। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो दोस्तों राखीगढ़ी यह कहाँ है, हरियाणा राज्य में है। तीसरा कथन है, अन्य सिंधु घाटी शहरों के विपरीत धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। बिल्कुल सही है दोस्तों, धौलावीरा यह शहर 3 भागों में विभाजित था। चौथा है, कालीबंगन और लोथल में आग की वेदी थी जहां बलि दी जा सकती थी, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यह सही सुमेलित नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा नहीं किया गया था। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन से शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा नहीं किया गया था। पहला है कुम्हारी, दूसरा आभूषण, सी बढ़ईगिरी और डी है लोहार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा लोहार। दोस्तों जो दिया गया है यह सही जवाब हो जाएगा। लोहारी का जो अभ्यास है यह आर्यों द्वारा नहीं किया गया था। और दोस्तों आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो बुनाई था, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो बुनाई आर्यों का एक प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था और बढ़ई आर्यों में एक महत्वपूर्ण पेशा था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोहार, क्योंकि लोहारी का अभ्यास आर्यों द्वारा नहीं किया गया था। आगे है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आधुनिक नाम दिया गया है और वैदिक काल में जो फसलों का नाम है उससे हमको सुमेल करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। पहला है गेहूं और इसका जो है तत्कालीन नाम दिया गया गोधूमा यानी गोधूम। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, गेहूं को वैदिक काल में गोधूम कहा जाता था और जौ
जव के सामने दिया गया यव, यह भी सही है, यव यानी कि जव। तीसरा है चावल, तो व्रीहि, उस समय चावल को व्रीहि कहा जाता था, यह भी सही है। चौथा है गन्ना, गन्ना को इक्षु कहा जाता था, तो चौथा भी सही है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भगवती सूत्र। दोस्तों भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और अगर जैन ग्रंथ न देकर दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ पूछा गया है तो हो जाएगा भगवती सूत्र। अगला प्रश्न है सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है कि सिकंदर ने अरबेला के युद्ध में डेरियस द्वितीय को हराकर पूरे फारस पर विजय प्राप्त कर ली, तो पहला कथन ये गलत है। दूसरा है पोरस ने लिखा है कि भारत की शानदार संपत्ति ने सिकंदर को आकर्षित किया और इसके अलावा भौगोलिक जांच और प्राकृतिक इतिहास के प्रेम में उसकी रुचि ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, यह कथन भी गलत है। आइए देखते हैं तीसरा कथन में क्या है दोस्तों। तो तीसरे कथन में कहा गया है कि तक्षशिला और पोरस के शासक अंभी की सेना ने संयुक्त रूप से सिकंदर की सेना के साथ लड़ाई लड़ी, यह कथन भी गलत है। और चौथा कथन है कि सिकंदर के आक्रमण ने मौर्य शासक के अधीन उत्तर भारत के राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया, यह कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो उसके आक्रमण के फलस्वरूप मौर्य शासक के अधीन उत्तर भारत में जितने भी छोटे राजा थे तो उनका जो आपस में जो लड़ते रहते थे, तो आक्रमण के फलस्वरूप उनमें राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक स्तंभ अशोक के लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट से संबंधित है। तो दोस्तों अशोक के लुम्बिनी की यात्रा से संबंधित कौन सा स्तंभ है, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कि रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख। तो सही जवाब क्या होगा, रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख। दोस्तों रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख यह कहाँ स्थित है, तो वर्तमान समय में यह नेपाल में स्थित है। इस शिलालेख में वर्णित है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी और लुम्बिनी को कर से छूट दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प का चयन करके दीजिए। तो कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं। कथन है बुद्ध शाक्य गढ़ के नाम से जाने जाने वाले गढ़ से संबंधित थे। और दूसरा है यानी बी है उन्होंने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने तक ध्यान किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पाठ में महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं जो भिक्षुओं को पालन की जाने वाली आचार संहिता को निर्धारित करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्तर ध्यान सूत्र। तो दोस्तों उत्तर ध्यान सूत्र में महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं और इनमें भिक्षुओं को पालन करने वाली आचार संहिता को निर्धारित किया गया है। और उत्तर ध्यान जो कि जैन साहित्य है दोस्तों, इसका जैन साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।